नमस्कार। हम इस शो में बात करते हैं आपके पॉकेट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, और इस शो को हमारे साथ करते हैं प्रभात खबर के चीफ फाइनेंस ऑफिसर और सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक पोद्दार जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उसमें ना पूरा भारत दो धड़े में बटा हुआ है। एक कहता है कि एकदम बेकार की चीज है, पता नहीं क्यों लोग इसमें अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और एक कहता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना अगर आप जी रहे हैं तो बहुत ही खराब काम कर रहे हैं। उसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम। सर, शुरुआत इससे करेंगे कि ये जो लोगों में एक दो अलग अलग हिस्से हैं, इस पर ही पहले राय स्पष्ट करते हैं कि ये है क्या, करना क्या चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का जनरल मतलब होता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कि अगर आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े और कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़े तो आपका जो मेडिकल बिल आएगा, जो दवाई पाने जांच का जो खर्च आएगा, कुछ सर्जरी करानी पड़ जाए, उन सब का पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दे होता है। उसे हम जनरल भाषा में मेडिक्लेम इंश्योरेंस कहते हैं। और एक हेल्थ इंश्योरेंस का एक और प्रारूप है जो क्रिटिकल इलनेस के तौर पर है, कि भगवान नहीं करे आपको कुछ घातक बीमारियां हो जाए, जैसे मैं नाम लूँ तो अगर कैंसर हो जाए या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ जाए, तो जीते जी मेडिक्लेम के अलावा वो खर्चे बहुत बड़े होते हैं, तो उसका भी एक कवरेज होता है कि कुछ गंभीर बीमारियां जिससे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कहते हैं, उन बीमारियों का भी कवरेज होता है कि अगर आपको वो बीमारी पकड़ में आती है और 30 दिन तक आप जिंदा रह जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी एक लंप सम, एक मुश्त राशि पेमेंट कर देती है, जो आपको आगे इलाज पानी वगैरह खर्चे में, या आप आमदनी नहीं कर सकते कुछ दिनों के लिए, तो वो सब में काम आती है। उसे हम क्रिटिकल इंश्योरेंस कहते हैं, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस के हम दो ब्रांच बोले, एक मेडिक्लेम जो हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज, और एक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। अब इसमें जो बात आती है, जैसे आपने अपनी बातों में ये कहा भी कि जब कोई क्रिटिकल इलनेस आ जाती है तो लोग कहते हैं कि पता नहीं कब, पूरा जीवन तो हम हर महीने पैसा भर रहे हैं, हम हर साल पैसा भर रहे हैं, क्रिटिकल तो मुझको कुछ हो नहीं रहा है, 2 साल से मेरी कोई बीमारी नहीं है, मेरे परिवार में भी कोई बीमारी नहीं, पर 2 साल में मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? मेरे जीवन में या मेरे बहुत सारे सगे संबंधी या दोस्त को भी मैंने जब समय जानकार बना और कुछ समझाने की कोशिश की इंश्योरेंस के बारे में, तो लोग अक्सर इसी तरह की बातें करते थे कि भाई इसकी दरकार क्या है, जब आएगा तो देख लेंगे। तो मैं उनको समझाता हूँ कि इस तरह से कि जब आग लगती है तब आप कुआं नहीं खोदते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने नहीं जाते हैं। तब तो जितने भी आग अग्निशमन विभाग की बंद कर देना चाहिए हम लोग को, या फायर एक्सटिंग्विशर जो कंपनी से ऑफिस में लगा के रखते हैं, हम लोग घर में भी कभी कभी रखते हैं, या आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उसमें इतना ताम झाम रहता है फायर सेफ्टी के नाम पे, वो सबको हटा देना चाहिए कि आग लगेगा तो देख लेंगे। ये उसी तरह की समस्या है कि ये आपको बोल के कभी नहीं आएगी, ये अचानक आएगी। और एक जो मिडिल क्लास फैमिली अगर हम बात करें, खासकर जो धनाढ्य या HNI जिसको बोलते हैं, हाई नेटवर्क जिनका है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। पर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, अगर एक बीमारी आई और 5-7 लाख रुपए आपका निकल गया इलाज में, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे में, तो आपकी हो सकती है सेविंग्स पूरी खत्म हो जाए। उस आकस्मिक या इमरजेंसी को मीट करने के लिए इंश्योरेंस ये बहुत ही जरूरी, जिसे मेडिक्लेम इंश्योरेंस कहते हैं। आपकी बातों से एक बात तो बहुत क्लियर है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। तो जब इसके सिलेक्शन में जाएं कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, पॉलिसी किस तरह से चूज करनी है, इस पर थोड़ा सा जोर डालें। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्या आप सरकारी कंपनी से लेना चाहते हैं या निजी क्षेत्र की कंपनी। इंश्योरेंस अब ओपन सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर, दोनों तरह की कंपनियां काम करती हैं। हर कंपनी का काम करने का अपना तरीका होता है, उस पर हम ज़्यादा कुछ डिबेट नहीं करेंगे। आप कुछ समझदार हैं, ये समझ सकते हैं कि सरकारी कंपनी का एक अपना कार्य करने का क्षमता है, कार्यशैली है, और एक निजी क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी से लेना चाहते हैं या निजी सेक्टर। उसके बाद जब आप तय कर ले, तब आपको देखना पड़ेगा आपका बजट कितना अलाउ करता है। बिकॉज हालिया दिनों में जब कोविड हुआ और उसके बाद से मेडिक्लेम का रुझान बढ़ा, और उस पीरियड में भी काफ़ी लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनीज को मेडिक्लेम पॉलिसीज में, कोविड पीरियड के दौरान। तो अब थोड़ा प्रीमियम, मैं खुद एडमिट करूंगा कि हाँ, अब ये पॉलिसीज थोड़ी महंगी हो गई हैं। तो आपको अपना बजट जरूर देखना पड़ेगा कि आप कितना प्रीमियम इसमें अपना एलोकेट या रख सकते हैं बजट। उसके हिसाब से आपको एक सम एश्योर्ड अपना डिसाइड करना पड़ेगा। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि आप एक फैमिली फ्लोटर का कंसेप्ट आता है कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लें। इसका मतलब होता है कि आपका परिवार, आपका अपना निजी परिवार, मतलब इसमें पेरेंट्स सो कॉल्ड इस परिवार में नहीं आएंगे। परिवार मतलब आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे। अच्छा। और अगर आपके अनमैरिड ब्रदर एंड सिस्टर साथ में रहते हैं तो वो भी एक एज लिमिट है, वो कवर कर सकते हैं। पेरेंट्स को आपको अलग से लेना पड़ेगा, उनका एक अलग फैमिली बनाना पड़ेगा, बिकॉज एज डिफरेंस की वजह से वो एक फैमिली में नहीं आ सकते हैं, प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो फैमिली फ्लोटर जरूर लीजिएगा।
तो एक ही सम एश्योर्ड में मान लीजिए आप 5 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं और फैमिली फ्लोटर चूज करते हैं, तो वो 5 लाख रुपए आपके फैमिली में फ्लोट करते रहता है। भगवान नहीं करे किसी भी एक मेंबर को दरकार पड़े तो उसको वो मिलेगा। अगर 2 को पड़ जाता है तो कलेक्टिवली टोटल मिला के उन दोनों पर भी आप ये क्लेम बना सकते हैं। अच्छा, औसतन इंश्योरेंस को लेकर के जो धारणा है वो कोई और आके समझाता है और फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को बताता है और हम वैसा ही समझना चाहते हैं जैसा वो बताता है। आप क्या सलाह देते हैं इसमें कि खुद पूरी उसके बारे में जांच पड़ताल पहले से करनी चाहिए, जाकर के सभी जानकारियां हासिल करनी चाहिए, और कहाँ से जानकारी लें किसी भी इंश्योरेंस को कराने से पहले? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये थोड़ी एक्सपर्टाइज की चीज़ है। मैं चूँकि फाइनेंस बैकग्राउंड से तो मैं इंश्योरेंस को ज़्यादा बेहतर समझ पाता हूँ, पर एक आम इंसान जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है उसको चीज़ें खुद समझने में दिक्कत होंगी। इससे बढ़िया है कि आप अपने भरोसे के आदमी जरूर, आप अगल बगल देखिएगा तो कोई ना कोई आपका सगा संबंधी दोस्त जरूर मिलेगा जो इंश्योरेंस एडवाइज़र या हम जिसे कहते हैं वित्तीय सलाहकार के रूप में काम कर रहा होगा। आप उसकी सलाह ले, ये माने कि वो आपको एक अच्छी सलाह देगा जो भी आपके भरोसे का आदमी हो। एकदम अनजान व्यक्ति से थोड़ा आप कंफर्टेबली बात भी नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका वित्तीय सलाहकार भरोसे का आदमी हो, अगल बगल जो भी सगे संबंधी हो, उनसे आप सलाह लें, उनसे अपनी ज़रूरतों को बताएं, अपना बजट बताएं और उनसे कुछ प्रपोजल मांगे कि आप हमें 3 कंपनियों का एक प्रपोजल बना के दीजिए बजट, कि भाई हम XYZ इन 3 कंपनियों को चूज करते हैं, एक सरकारी, एक निजी और एक आपके पसंद की कंपनी। तो मेरा क्या प्रपोजल है, मेरा क्या बजट है, मेरा क्या प्रीमियम आउटले होगा, क्या फीचर्स है उन तीनों की पॉलिसी, क्या कमी है, बेसी है। आप आधा 1 घंटा का समय देंगे पेपर रख के सामने में तो आपको एक अच्छी डिसीजन लेने में जरूर सफल होंगे। अच्छा, और कई बार इंश्योरेंस पॉलिसीज में या मेडिक्लेम पॉलिसीज में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कवर्ड हैं और कुछ चीज़ें कवर्ड नहीं हैं। इनिशियली जब हम ले रहे होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस तो हम ये उसको चेक करना भूल जाते हैं। तो इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करके अलग अलग से सर बता दें कि क्या क्या चीज़ों को रखना आवश्यक है और किन चीज़ों को आपको नैसर्गिक तौर पर वो मिलती ही मिलती हैं। देखिए, अब जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है IRDA, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को सिंप्लीफाई या यूनिफॉर्म करने में सफल हो पाई है। तो अब पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं होती है। मतलब बाजार में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको 19 और 20 थोड़ा सा फ़र्क का फ्रीडम मिलता है कि ये टॉपअप ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। बाकी बुनियादी चीज़ पे आपको वो पॉलिसी एज इट इज़ मिलती है जो बनी हुई है। कुछ एक चीज़ें कवर नहीं होती है, वो आपको जानना शुरू में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी अपनी कमियों को, खामियों को नहीं बताता है। ये एक मार्केटिंग का रूल है। जैसे आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो आपकी पॉलिसी कितने रुपए की है वो डिसाइड करता है कि आपकी रूम रेंट की कैपिंग क्या होगी, यानी कि आप कितने रुपए तक के कमरे में रह सकते हैं। कुछ कंपनियां ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि नहीं आप कितने रुपए में रुक लीजिए। कुछ कंपनियां रिस्ट्रिक्शन डाल देती हैं कि आपका सम एश्योर्ड अगर 5 लाख रुपए है तो हम उसका 1% यानी 5,000 रुपए तक का ही रूम सर्विस, रूम का रेंट पर नाइट का देंगे, इंक्लूडिंग नर्सिंग चार्जेस। तो वो तभी मैंने कहा कि आप 2-3 कंपनियों को स्टडी कर ले कि क्या कंपनी क्या आपको प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे ग्लव्स, दस्ताने, आपके खाने का खर्चा हॉस्पिटल में, आपके डाइटिशियन का खर्चा, वो जनरली नहीं मिलती है। रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं मिलेगा। तो अगर आप मतलब देखें तो मेरा अपना जो अनुभव रहा है इंश्योरेंस सेक्टर से कि आपका एक अगर क्लेम बनता है तो करीबन 7 से 8 के मैक्सिमम 10% तक ही उन तरह के खर्चों में डिडक्ट होता है। बाकी 90, 92, 95% तक आपको खर्चा जरूर वापस कंपनी कर देती है, प्रोवाइडेड कि आप सारे पेपर्स जो आपने पेमेंट किए हैं, सारे का रसीद और बिल आपके पास ओरिजिनल हो, बिकॉज ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कोई भी कंपनी आपको रिम्बर्स नहीं करेगी, रिम्बर्समेंट नहीं करेगी। इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या अमाउंट लोगों को सोचना चाहिए। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में कराना चाहता हूँ, मेरे जहन में है, तो मेरे जहन में एक आता है कि ये पता नहीं बहुत महंगा होगा, पर महीने मुझसे 5,000 रुपये लेंगे, 10,000 रुपये लेंगे। तो क्या मिनिमम एक अमाउंट कोई भी आम आदमी सोच सकता है कि कितने रुपए से हेल्थ इंश्योरेंस शुरू होता है और क्या इसकी हायर रेंज है, और उसी के साथ साथ यह भी कि जो छोटा पैसा मैं इसमें डालूंगा उसके बदले में क्या सम इंश्योर्ड में कर सकता हूँ। ऐसा कोई एक कैप जैसा बता दें सर, अपर और मीडियम। एक जैसे अगर हम बैंड बताएं तो मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का भी है और मैक्सिमम में 50 लाख के ऊपर भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो वो एक बैंड है। दूसरा, आपका जो प्रीमियम है वो डिसाइड होता है आपके एज ब्रैकेट से, आप किस श्रेणी में बिलोंग करते हैं। जो एज ब्रैकेट चालू होता है वो 18 साल से चालू होता है। तो अगर हम एज ब्रैकेट हर 5 साल 7 साल में बढ़ जाता है, तो 40 से 45 एक एज ब्रैकेट है, 35 से 40, 45 से 50, 50 से 55, वैसे 5 साल का एज ब्रैकेट है। तो उस एज ब्रैकेट में सम प्रीमियम आपका जो लगेगा वो सेम लगेगा 5 साल तक। जैसे ही उस एज ब्रैकेट को आप जंप करके नेक्स्ट
एज में मूव कर जाएंगे तो आपका सम एश्योर्ड का प्रीमियम बढ़ जाएगा। तीसरा है आपका फैमिली साइज, जो मैंने कहा फैमिली फ्लोटर। तो आपके फैमिली में कौन कौन है, आप क्या खुद का ले रहे हैं केवल, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, अगर आपका परिवार है तो आप अपने साथ अपनी बीवी को लेंगे, बच्चों को लेंगे, तो वो भी डिसाइड करेगा आपकी प्रीमियम कितनी लगेगी। तो इन तीनों चारों चीज़ का समेशन मिलकर ही आपका प्रीमियम डिसाइड होगा कि कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। जी, अभी हम बातचीत में ये चीज़ निकल कर के आई थी कि कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो उसमें सम एश्योर्ड में आपके आते हैं, और बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको 10% के रेट में देना होता है। एक और इसका सिरा खुलता है कि कुछ एक अस्पताल आपके उस खास प्रीमियम वाले जो आपका इंश्योरेंस है उससे जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कैशलेस। और कई सारे अस्पतालों में आप जब सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और आप अस्पताल से चले आएंगे, कंपनी के पास जाएंगे, फिर आप उसमें क्लेम करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को जरा अलग अलग करके बता दें, कैशलेस वाले को और रिम्बर्समेंट को। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कैशलेस का मतलब होता है एक तीसरी एजेंसी साथ में आ जाती है आपकी और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा, जिसे हम कहते हैं TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। वो एजेंसी या जो वो एक तरह से एडवाइज़र है, वो उसका काम रहता है कि वो हॉस्पिटल को अपने पैनल में ले ले। मतलब इसका एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा कि मैं अगर रांची शहर में हूँ और मैंने एक कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम ली और वो कैशलेस पॉलिसी ली, तो मुझे एक TPA एलोकेट हो जाएगा। मतलब मेरे पॉलिसी में लिखा रहेगा कि मैंने ली है इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी, पर मेरा TPA ये फर्म है। अच्छा, अब उस TPA का बहुत सारे हॉस्पिटल से रांची में अग्रीमेंट होगा, तो वो बोलते हैं कि मेरा चैनल हॉस्पिटल है। अच्छा, तो उनका वहाँ रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है बीमारी के हिसाब से। अगर उस हॉस्पिटल में आपने इलाज कराएंगे आप, तो वो इंटीमेशन हॉस्पिटल वाला TPA को भेजेगा और सारा खर्चा डायरेक्ट कैशलेस TPA वाला रिम्बर्स कर देगा हॉस्पिटल को, और जो नॉन पेमेंट वाले खर्चे हैं वही आपकी जेब से लगेंगे, तो उसे हम कैशलेस कहते हैं। अगर ये TPA का अग्रीमेंट किसी अस्पताल से नहीं है और उस अस्पताल से आपको इलाज कराना है, तब उस केस में आपको कैशलेस की सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब आपको सारे खर्चों का पेमेंट खुद करना पड़ेगा हॉस्पिटल को, और सारे ओरिजिनल बिल और मनी रिसीट TPA को जमा कर देंगे, तो वो TPA जांच पड़ताल करके आपको आपके खाते में फिर वो पैसा रिम्बर्स कर देगा। ये डिफरेंस है कैशलेस और रिम्बर्समेंट। इसमें एक सवाल ये आता है कि अभी हाल के दिनों में सरकारें आगे आई हैं और उन्होंने कई सारे आयुष्मान कार्ड से लेकर के कई राज्य सरकारें भी आगे बढ़ करके, दिल्ली की सरकारें भी, उसमें लोगों को एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस करवा करके कुछ एक पैसा अश्योर्ड करती हैं। उसको लेकर के एक बार स्पष्ट करें कुछ चीज़ें। ये एक अलग सेगमेंट है जिसे हम, आपको ये मेडिक्लेम नहीं लेना है। अगर आप BPL परिवार से हैं तो आयुष्मान भारत का आपका कवरेज का कार्ड अगर बना हुआ है तो वो कैशलेस कार्ड की तरह है, आप इलाज करा सकते हैं और वो पैसा आयुष्मान की जो स्कीम है वो हॉस्पिटल को जमा करेगा। और अभी जो नया अनाउंसमेंट हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा कि 70 साल से उम्र के जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उन्हें भी वो आयुष्मान भारत की सुविधा मिलेगी 5 लाख तक, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो गरीबी रेखा के नीचे है कि ऊपर है और उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है। मतलब 70 साल के ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन को अगर वो रजिस्टर कराते हैं पोर्टल में जाके और आयुष्मान कार्ड बना लेते हैं तो उन्हें वो सुविधा मिलेगी। और अगर आप 70 साल के नीचे हैं और BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में आपका है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो आपको वो आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है, तो आपको वो सुविधा इंश्योरेंस की मिलेगी। उसमें भी अस्पतालों का कुछ है कि किस खास अस्पताल से आपको इलाज कराना है? आयुष्मान में भी चैनल पार्टनर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं, वहाँ आपको ये जानकारी पता करनी पड़ेगी काउंटर से कि क्या वहाँ पे आयुष्मान कार्ड वैलिड है कि नहीं। सरकार की प्राथमिकता रहती है कि जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ आयुष्मान की सुविधा मिले। पर मतलब जस्ट ये कि ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ बड़े अस्पताल पेमेंट मिलने की देरी की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से उस स्कीम से बाहर आ जाते हैं और आयुष्मान देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तो आपको ये जानकारी अपने हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने के पहले पता कर लेनी चाहिए कि वो आयुष्मान कार्ड की वैलिडिटी उस अस्पताल में है कि नहीं है। कुछ केसेस बिगड़ जाते हैं सर, अगर आप 2-4 ऐसे केसेस के बारे में एग्जांपल देके बताएं तो उससे सबको जहन में क्लैरिटी आती है। लोग इस तरह से बताते हैं कि मैंने इलाज करा लिया और मैं अब काफ़ी भाग रहा हूँ रिम्बर्समेंट के लिए, काफ़ी समय 3-3 महीने 4-4 महीने लग जा रहे हैं। कई बार जाने पे ये पता चल रहा है कि नहीं, ये तो आपको कराना ही नहीं था, ये आपने सही नहीं कराया, या कोई ढेर सारे डॉक्यूमेंट आपने लिए हुए हैं पर उसमें से कोई एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। ऐसी किसी स्थिति में फिर सुनवाई कहाँ होगी, आप कहाँ जा सकते हैं? तो मैं इसको क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। पहला कि आप खुद कैसे चीज़ों को संभाले समझे, और दूसरा अगर दिक्कत होती है तो कहाँ जाएं। 2 टुकड़ों में बांटता हूँ। पहला टुकड़ा ये है कि कुछ आप जब पॉलिसी लेते हैं तो बहुत सारे नियम कानून में आप फॉर्म में साइन कर देते हैं कि आई एग्री टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स, मतलब मैं सारे नियम मानूंगा, और हम उस नियम को तो पढ़ते नहीं है। ये एक आम समस्या है।
तो जो बेसिक कंसेप्ट है कि आप अगर इलाज कराने जा रहे हैं मेडिक्लेम पॉलिसी में, तो हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटा यानी कि 24 आवर्स के अंदर आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को टोल फ्री नंबर, मेल, जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें एक इंटीमेशन रजिस्टर कर देना है। सबसे पहली मिस्टेक हमें अक्सर ये होती है कि हम इलाज करा लेते हैं और वो इंटीमेशन ही रजिस्टर नहीं होती है। फिर हम जब इलाज करा के आ जाते हैं तब हम बिल को देते हैं 1 महीने बाद, 45 दिन बाद, 50 दिन बाद कि भाई हमारा ये पैसा दे दीजिए। तब वो पहला डिफॉल्ट वहाँ आता है कि आपने तो इंटीमेट ही नहीं किया था। तो 24 घंटे के अंदर इंटीमेशन करना, रजिस्टर कर देना अपने क्लेम को कि मैं एडमिट हो गया हूँ या हमारे परिवार के सदस्य एडमिट हो गए हैं और ये आप पॉलिसी नंबर है, ये एस्टिमेटेड खर्चा है। ये इंटीमेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सारे ओरिजिनल बिल्स और रसीद, और ये ओरिजिनल का मतलब होता है एक्सरे प्लेट भी देना, जमा करना पड़ेगा आपको। अच्छा। अगर सिटी स्कैन हुआ है तो सिटी स्कैन की कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हम भूल जाते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं और फिर हम जमा नहीं करते हैं तो हमें उसकी पैसा भी कट के मिलता है। तो हम बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा काटना नहीं चाहिए था। तो हमें अपने तरफ से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर हम सिलसिलेवार से जमा करेंगे, सीरियल नंबर बना देंगे और उनकी मनी रिसीट भी रखेंगे और हम सारे चीज़ों को जमा करेंगे, तो मेरा अपना जो अनुभव है कि ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी काटने के लिए बैठी रहती है। वो भी प्रोसेसिंग करती है, उन्हें भी दिक्कत होने पर ही पैसा काटती है। दूसरा जो पक्ष आ रहा है कि भाई आपके समझ से आपने सारे पेपर्स दे दिए हैं, उसके बाद भी ये कट गया है, तब आप कहाँ जाएं? तो एक इंश्योरेंस ओबजडम का एक कंसेप्ट होता है, जैसे आरबीआई ओबजडम होता है, वैसे इंश्योरेंस भी ओबजडम है। ओबजडम मतलब है कि सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस कंपनी के जो कस्टमर केयर है या जो उनका हेल्पलाइन है, वहाँ आप क्वेरी अपना रेस किए, वहाँ सोल्यूशन नहीं मिला, तो आप इंश्योरेंस ओबजडम में अपना केस को रजिस्टर कराइए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए उस क्षेत्र का कौन इंश्योरेंस ओबजडम है, और वहाँ पे अपना आप कंप्लेन को, जनरली ऑनलाइन होता है, हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, एड्रेस दिया रहता है, आपको मिल जाएगा वो साइट पे। वहाँ पे जमा करने के बाद आमतौर पर वो सुनवाई बड़ा ही ट्रांसपेरेंटली और जनरली जो पॉलिसी इश्यू कराने वाले लोग होते हैं उनके पक्ष में ही रहता है कि भाई थोड़ी बहुत अगर गलतियां तो उन्हें माफ करके वो इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट करती है, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद भी आपको लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है और ओबजडम भी नहीं सुन रहा है या सुनवाई आपके पक्ष में नहीं आई, तब आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट भी इसका एक रास्ता है। एक आखिरी सवाल इसमें और बचता है कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं अस्पताल में तो कई सारे डॉक्टर्स हमें इलाज के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आपको ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, लेकिन जैसे ही वो जानते हैं कि आप एक मेडिक्लेम के तहत आए हुए हैं तो उनका पूरा तरीका, अस्पताल का तरीका डील करने का बदल जाता है। तो ऐसे समय में क्या सही फैसला होना चाहिए? देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो हाँ ऐसा होता है, पर इसको अगर आप ढूंढने जाएंगे या देखने जाएंगे तो कोई भी इसको कैमरा के सामने या ऑफिशियली मानेगा नहीं कि ऐसा होता है जी। तो इसको रोकने के लिए, इस कुप्रथा में इसको शब्द को इस्तेमाल करता हूँ कि ये कुप्रथा या मेल प्रैक्टिस जो है इंडस्ट्री में, उसको रोकने के लिए IRDA जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसने एक स्कीम निकाला है, PPN रेट्स। मतलब अब वो कह रही है कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रेट हर टीपीए का अलग अलग अस्पताल से होता है, तो क्यों नहीं हम एक रेट कॉन्ट्रैक्ट बना दें उस शहर का और उसको हॉस्पिटल को हम श्रेणी में बांट दें। ये बेस हॉस्पिटल है, ये उसके ऊपर लेवल का हॉस्पिटल है, ये 5 स्टार हॉस्पिटल है, ये 7 स्टार हॉस्पिटल है। तो पर्टिकुलर बीमारी का क्या इलाज का क्या पैकेज रेट होना चाहिए, वो PPN रेट तो हर शहर का जिम्मेदारी एक इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया गया है। अच्छा, जो कहीं पे नेशनल को, कहीं न्यू इंडिया को, कहीं ओरिएंटल को, कहीं यूनाइटेड को, कहीं ICICI लॉम्बार्ड को, कि आप उस शहर को, हॉस्पिटल को समझिए और PPN कॉन्ट्रैक्ट रेट्स बांट लीजिए। जैसे नी रिप्लेसमेंट, तो नी रिप्लेसमेंट अगर कराना है तो आप इस श्रेणी के अस्पताल में कराएंगे तो 3 लाख रुपए लगेगा, इस श्रेणी के अस्पताल में कराएंगे तो 5 लाख लगेगा, इस श्रेणी के अस्पताल में कराएंगे तो 7 लाख लगेगा। तो ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये जब हो जाएगा तब ये कुप्रथा अपने आप कम हो जाएगी। चाहे आपके पास इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे नहीं हो, एक कॉन्ट्रैक्ट रेट जो अस्पताल को डिस्प्ले भी करना पड़ेगा कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट रेट है और ये हमारा इलाज का दर है। ठीक है, तो इसमें एक चलते चलते आखिरी टिप्पणी आपसे फिर से लेना चाहेंगे कि वे लोग जो अभी भी जिनके मन में आशंकाएं हैं कि क्या उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट, बीइंग सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप पैसे का काफ़ी कुछ हिसाब किताब बड़ी बड़ी कंपनियों का रखते हैं, लोगों का रखते हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से चाहता हूँ। देखिए, मैं इसे अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि मेरे भी परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। 2, 3, 4, 5 साल में एक ऐसा पीरियड आता है जब एक चक्कर में फंस जाते हैं कि अचानक पापा को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ गया, अचानक वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको कुछ समस्या हो गई, और वो 3-4 समस्याएं जब जोड़ के देखिएगा तो पता चलता है कि 5-7 लाख रुपए की समस्या है वो।
चाहे वो पथरी का इलाज हो, चाहे वो अस्थमा में अटैक मारे मौसम बदलने की वजह से तो हॉस्पिटल करने का दरकार पड़े बुजुर्ग लोगों को। तो इन सब को देखते हुए आपको अपने आमदनी के हिसाब से एक बजट जरूर एलोकेट कर देना चाहिए कि हम ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेंगे। हो सकता है आपको लगेगा कि शुरू में भाई ये पैसा व्यर्थ जा रहा है, तो मेरा यकीन मानिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको बीमारी आए और अस्पताल जाना ही पड़े, पर समय एक सा हमेशा नहीं रहता है। बुरा वक्त आता है जब मेडिकली अब लोग परेशान होते हैं, उस समय आपको इस इंश्योरेंस का महत्व समझ में आएगा। आपको अपनी सेविंग्स नहीं तोड़नी पड़ेगी, आपको अगल बगल उधार नहीं लेना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, और आप खुद समर्थ होंगे कि इस पैसे से अपना इलाज करा सकें। तो इस बेहद प्यारे से मैसेज के साथ ये शो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।